वेलकम बैक जनाब। डॉक्टर महविश हसन साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम स्किन के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह से अपनी स्किन को खूबसूरत बनाया जा सकता है, और अगर आपकी स्किन पे कोई मसला है या कोई बीमारी है, क्योंकि जिस्मानी बीमारियां जैसे होती है वैसे स्किन की भी बहुत सी बीमारियां होती है ना, जिनको ट्रीट करने की जरूरत होती है, उनको ट्रीट करने के लिए डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है, डर्माटोलॉजिस्ट के पास ही जाना जरूरी है। ये आप श्योर कर ले। मैं आपको बार बार इस चीज पे बोल रही होती हूँ कि जनाब काइंडली मेक इट श्योर। जैसे आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप सब लोगों से पूछते हैं ना कि ये शख्स कैसा है जिसे मैं चीजें बाय कर रहा हूं, आया कोई मसला तो नहीं हो जाएगा बाद में। इसी तरह से जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो मेक इट श्योर आप डॉक्टर्स के हवाले से भी बात कर लिया करें, पूछ लिया करें और उनके हवाले से पढ़ लिया करें थोड़ा, ताकि अंदाजा हो जाए कि आप जिनसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं आया वो डॉक्टर भी हैं या नहीं है। जैसे दूसरे अताई डॉक्टर्स होते हैं ना, स्किन वाले भी अताई डॉक्टर्स बैठे होते हैं जो आपको फजूल में ट्रीट कर देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि स्किन में 3-4 ही चीजें हैं जो अप्लाई करनी है और वो हर शख्स को, हर खातून को कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मर्द हजरात भी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं ना, उनकी स्किन के भी मसाइल होते हैं और जरूरी भी है, इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आप स्मोकिंग करें, आपके लिप्स खराब है तो आपको जाना चाहिए। अगर आपकी स्किन पे कोई मसला हो गया, सनबर्न हो गया क्योंकि आप लोग ज्यादा बाहर काम कर रहे हो, तो आपको अपने डॉक्टर पे जाना चाहिए। अच्छी बात है अपनी केयर करना भी। डॉक्टर महविश साहिबा, आपने हमें माइक्रो नीडलिंग के हवाले से बड़ी डिटेल में चीजें बताई कि किस तरह से करवाना चाहिए, पोस्ट केयर कैसी होनी चाहिए। थोड़ी पीआरपी के हवाले से भी बताइए, बेसिकली ये है क्या और क्या ये माइक्रो नीडलिंग के साथ करवा सकते हैं? अच्छा, पीआरपी बेसिकली आपका अपना ब्लड होता है जिसको हम थोड़ा सा सैंपल लेके उसको उसमें से प्लेटलेट्स अलग कर लेते हैं, और एक स्पेशल किट में एक्टिवेटर्स होते हैं जो कि हम उसके साथ मिक्स करके वी कैन ऑलवेज अप्लाई ऑन टॉप ऑफ योर स्किन आफ्टर डूइंग माइक्रो नीडलिंग। अब इसमें थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल होती हूँ बिकॉज ब्लड है, हमने प्लेटलेट्स लिए हैं, एक एक ड्रॉप इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे होता है कि हम उतना ही सैंपल लें, उतना ही पीआरपी बनाएं जितना कि यूज हो जाए और जाया एक भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो पीआरपी को इंजेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है। इंजेक्ट करेंगे तो उसमें जाया होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, और उसमें जो है वो रिजल्ट बहुत जल्दी आपको जो है वो रिवॉर्डिंग होता है। स्कारलेट के ऊपर जब हम पीआरपी अप्लाई करते हैं तो वो समहाउ कुछ, क्योंकि माइक्रो इंजरीज हैं, नीडल्स अंदर गई थी, होल्स बने हुए हैं, कुछ तो डिलीवर हो जाती है लेकिन कुछ ज़ाया भी होती है। सो इसलिए बेहतर ये है कि हम जब स्कारलेट करें हम कोई हाइलुरोनिक एसिड सीरम या विटामिन सी सीरम उस वक्त यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। और पीआरपी को अगर अलहदा से एक सेशन में इंजेक्ट कर लिया जाए तो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा फ्रूटफुल हैं एज़ कम्पेयर कि हम उसी वक्त उसको अप्लाई करें। अच्छा ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है, मतलब दोनों भी इकट्ठे कर सकते हैं। अगर जरूरत है पेशेंट की स्किन को, ऑफ कोर्स वो डॉक्टर ही बता सकते हैं कि आया इनको जरूरत भी है या नहीं है। डॉक्टर साहब थोड़ा फेशियल के हवाले से भी बताइएगा। आजकल जैसे बहुत सी मशीनें आ गई हैं, हाइड्रा फेशियल हो रहा है और भी बहुत से फेशियल हो रहे हैं। एक तो मैंने वंपायर कोई ट्रीटमेंट भी सुना था कि क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब क्या ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, एक तो स्किन का मसला है तो ट्रीटमेंट चल रहा है, एक अगर आपकी स्किन ठीक है बस एक्स्ट्रा ग्लो के लिए, ज्यादा वाइट दिखने के लिए, ये सारी ट्रीटमेंट लेने चाहिए, ये फेशियल लेने चाहिए आपको? देखें, आपने सिर्फ इसलिए ट्रीटमेंट नहीं लेना कि वो अवेलेबल है। अच्छा हाँ। आपने सबसे पहले देखना है आपको प्रॉब्लम क्या है। जस्ट लुक इनटू द मिरर एंड सी कि आपको बॉदर क्या कर रहा है, आपने उससे स्टार्ट लेना है। अगर आपकी स्किन बेहतर है बाय फ्यू ट्रीटमेंट्स, 2-3 ट्रीटमेंट्स लेने से, तो फिर डोंट आर्ग्यू विद द सक्सेस। आपने हर चीज को अपने पे ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी। हाँ जी। आपको जिस चीज की जरूरत है, अगर आप सिंपल रहेंगे, अपने प्रोडक्ट के इस्तेमाल में सिंपल रहेंगे, उतना ही आपको स्किन के अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अच्छा ठीक है, मतलब इसलिए नहीं कि अगर आप चले गए क्लिनिक पे और आपको डिफरेंट वो नजर आ रहे हैं तो आपका दिल कर रहा है तो आप ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करें, अवॉइड करें। जहां तक आपकी स्किन अच्छी है तो इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए, बड़ी ब्लेसिंग होती है स्किन ठीक होना भी आपकी। डॉक्टर थोड़ा सा स्किन केयर के हवाले से भी बताते चले कि नॉर्मल स्किन है, स्किन ठीक है, मौसम अब थोड़ा चेंज हो गया है, तो क्या जिनकी एज 30 है, 30+ है, उनको फेशियल लेना चाहिए? और उनको जो फेशियल लेना चाहिए वो आया अपनी डर्माटोलॉजिस्ट से पूछ के लेना चाहिए कि आया मेरी स्किन पे ट्रीटमेंट ये वाला अच्छा या ये फेशियल लेना चाहिए, या हाँ सैलून वाले जो नॉर्मल फेशियल कर रहे होते हैं वो करवा लेना चाहिए? जी देखिए, इस वक्त हाइड्रा फेशियल की एक बहुत हाइप क्रिएट हुई हुई है, हाँ विच इज़ ओके, बिकॉज फेशियल का ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हो सकता, बिकॉज अगर कोई अनट्रेन टेक्नीशियन करेगा तो वो हाइड्रा फेशियल से ही आपकी स्किन को रुइन भी कर सकता है। तो बिकॉज हाइड्रा फेशियल के प्रॉपर स्टेप्स हैं, ये एक प्रॉपर साइंस है जो कि एक डर्माटोलॉजिस्ट अगर कर रहा होगा तो उससे बेहतर फिर कोई कर नहीं सकता। तो हाइड्रा फेशियल 1 month लेना चाहिए। कुछ मैंने पेशेंट से ये भी सुना है जो पहले किसी
क्लिनिक से कर रहे थे कि वो 2 वीकली उनका हाइड्रोफेशियल कर रहे हैं, तो वो गलत है, वो जाती है। बिकॉज टॉप डेड लेयर आपकी 21 डेज में बन जाती है। उसको आपने अगर मिनिमम भी आप मुझसे पूछते हैं तो चलें 3 वीकली ले लें, बट उससे लेस टाइम पे आपको फेशियल रिपीट नहीं करना चाहिए, वो एक्सेस हो जाएगा। इसके अलावा जो भी आपका ब्लेमिशेस हैं या कोई, बिकॉज वी हैव 6 सेट ऑफ फेशियल्स इन आवर क्लिनिक। अब ऐसा नहीं है कि वो 6 के 6 फेशियल्स आपके लिए हैं, ठीक है? तो उसमें आपको जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपको फेशियल आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। आप खुद से प्लीज़ डिसाइड करके मत जाया करें कि मैंने यही करवाना है, बिकॉज कुछ लोगों को इवन हाइड्रा फेशियल के बाद जो एक्नी प्रोन स्किन है उनको हम फोटो फेशियल करते हैं, तो दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ फेशियल जिसको हम किसी अलग टाइम मिलेगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि वो फिर एक्नी को भी काम डाउन करता है। तो एक्नी एक्टिव है, उस पर हम अब्रेजन कर रहे हैं हाइड्रा फेशियल, तो वो थोड़ा सा मेसी हो जाता है, वो स्किन को खराब कर सकता है। ऑलराइट, क्योंकि डॉक्टर साहिबा मैंने कुछ लोगों को ऐसे करवाते, करीबी लोगों को देखा है कि एक्ने ट्रीटमेंट भी उसी दिन हो रहा होता है और उसी के साथ हाइड्रा फेशियल भी दिया जा रहा होता है कि भाई आपकी स्किन थोड़ी नीट हो जाएगी, आपके जो ब्लैक और वाइट हेड्स है उसको रिमूव किया जाएगा। तो मैंने दोनों जो ट्रीटमेंट्स है एक ही वक्त में लोगों को करते देखा, और उसके बाद एक्ने के अल्लाह माफ करे जो बाद में हाल देखने के भी काबिल नहीं होती, लोग ऐसे करवा भी रहे होते हैं। डॉक्टर साहिबा थोड़ा सा अब हम हमें थोड़ी स्किन केयर के हवाले से बताते चले कि रूटीन में क्या क्या स्किन केयर करनी चाहिए आपको। अगर आप मेकअप ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी स्किन रूटीन क्या होनी चाहिए, ताकि सुनने वालों को थोड़ा आइडिया हो जाए जिनकी स्किन अल्लाह का शुक्र है बेहतर है तो वो क्या कर सकते हैं। सिंपल मॉइस्चराइज करें ट्वाइस अ डे ऑन वेट स्किन, सनब्लॉक वेयर करें, और अगर तीनों लेयर्स नहीं अप्लाई कर सकते मेकअप अप्लाई करना तो जस्ट सनब्लॉक इन द मॉर्निंग एंड डू योर मेकअप ऑन टॉप ऑफ इट। रात में अपना फेस वॉश करें किसी जेंटल फेस वॉश से। बहुत ज़्यादा जो फेस वॉश आपको फॉरन मुंह धोने के बाद ड्राई कर रहा है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपका जो मॉइस्चराइजर पीछे थोड़ा रह जाता है, थोड़ा आपको ग्रीजी फीलिंग आती है, वो बेहतर है कदरे, स्पेशली इन विंटर्स, क्योंकि समर्स में डिफरेंट हो जाती है आपकी रूटीन। तो आपने ये जनवरी फरवरी में कोई जैसे सोप हो गया, वो भी मॉइस्चराइजिंग कोई बार होना चाहिए। यू कैन नॉट टेक द नेम, वरना हम पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं कि जो मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को। तो डॉक्टर साहब आपके क्लिनिक पे भी ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स मौजूद होंगे ना कि ये अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसकी स्किन टाइप के मुताबिक ये वाला जो सनब्लॉक है या ये वाला फेस वॉश वो जरूरी है वो ये वाला इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी, फेस वॉश में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कुछ में ब्राइटनिंग के लिए कोजिक एसिड होता है, कुछ में सिंपल जो क्लेंजर्स होते हैं वो बेसिकली मॉइस्चराइजिंग ज़्यादा होते हैं। नॉन सेंटेड और नॉन जितने केमिकल्स कम होंगे उतना ही आपका फेस वॉश बेहतर है इन दिस मंथ एक्चुअली। अच्छा, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके कीमती वक्त का। जाते जाते सुनने वालों को एक मैसेज देते जाइए, क्योंकि मैं तो उनको स्किन के हवाले से देती रहती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल है कि अगर आप स्टूडियो में मौजूद है तो आपसे बेहतर मैसेज कोई नहीं दे सकता। आप बता दीजिए इनको, एक मैसेज दे दीजिए। मैसेज अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की बात सुने, उसको फॉलो करें। जो भी ओवर द काउंटर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ गई हैं, लेने का आपका दिल भी कर रहा है, उसको भी आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के इस्तेमाल कर लें। हर सीरम, हर प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। आपकी स्किन इससे ख़राब ज़्यादा होती जाएगी, बेहतर नहीं होगी। तो जितना आप सिंपल रहेंगे और जो जस्ट विद 1 नाइट क्रीम या कोई एक नाइट सीरम जिसमें कि कोई रेटिनॉल बेस्ड हो, आफ्टर 30s अगर आप शुरू कर देते हैं तो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम से आपको गुजरना नहीं पड़ता। थैंक यू। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके कीमती वक्त का। जनाब, स्किन के लिए बिल्कुल रिस्क ना लीजिए, कोई सस्ते सैलून में या क्लिनिक में मत जाइए जहां पे आपको 1500-2000 में हाइड्रा कर दिया जाता है या 1500-2000 में आपको कोई भी स्किन ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। प्लीज अवॉइड कीजिए, इससे अच्छा तो आप करवाई ना, मतलब कि आप जा ही नहीं रहे ना तो फिर भी कदरे बेहतर है। अगर आप जाके अपनी स्किन को मजीद खराब करवा रहे तो काइंडली ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। डॉक्टर के पास जरूर जाइए, अपने डॉक्टर से पूछिए कि आया आपकी स्किन को किस चीज की जरूरत है। और सबकी स्किन एक जैसी नहीं होती, सबकी स्किन मुख्तलिफ होती है, सबकी स्किन केयर भी मुख्तलिफ होती है। कुछ लोगों को एक्ने होता है, कुछ लोगों को छाइयां होती है, कुछ लोगों की स्किन वैसे डेड होती है, कुछ लोगों का बहुत से मसाइल होते हैं। तो सब दूसरों के वैनिटी बॉक्स में देख के कि वो कौन कौन सी क्रीमें यूज कर रहे हैं, वो कौन कौन सी चीजें अपने फेस पे अप्लाई करें, तो काइंडली मत कीजिए। इससे सिर्फ आपकी स्किन को नुकसान होता है। आप इतनी चीजें प्रोडक्ट बाय करने में जब ले रहे होते हैं तो जनाब इससे बेहतर है कि आप वो जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप अपने डॉक्टर पे जाएं, उनसे पूछें, वो आपको रिकमेंड करें और फिर चीजें अप्लाई करें। तो हम वक्तन फवक्तन
डॉक्टर हजरात जो होते हैं उनको अपने स्टूडियो में बुलाते रहते हैं, स्किन के डॉक्टर्स को बुलाते रहते हैं, ताकि जो आपके मसाइल है वो घर बैठ के हल हो जाए। एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि अगर आपको कोई मसला है तो आपने क्या करना है, कहाँ जाना है। तो जनाब बड़ी ही खूबसूरत सी स्टोरीज मेरे पास मौजूद हैं, तो मेरा दिल है कि पहले वो हम आपके साथ शेयर करें। दुनिया भर में क्या क्या मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं, अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं, तो हमारी कोशिश होती है कोई लाइफ स्टोरी भी हमारे पास मौजूद हो जो आपको सुनाई जाए, आपको बताई जाए कि क्या क्या हो रहा है। जनाब जब आपका घूमने फिरने का कहीं दिल कर रहा होता है तो दिल करता है चलो जी सफारी पार्क चले जाते हैं। और अगर आप चले जाते हैं सफारी पार्क तो आप ये सोचें कि जिस गाड़ी में आप बैठे हैं वहीं पे उस सफारी का बादशाह मतलब शेर या चीता आ जाता है और आपकी गाड़ी को धक्का लगा देता है, तो आपको कैसा फील होगा? ऑफ कोर्स मेरी तो सांसें बंद हो जाएंगी ना, जैसे अभी मेरी आवाज बंद हो गई है। तो इस तरह से ऐसा ही कुछ हुआ कि जनाब चीते की सैर सयाहों से भरी गाड़ी थी। चीता साहब आया, उन्होंने उस गाड़ी को धक्का लगाना शुरू कर दिया है और जैसे धक्का लगाना शुरू कर दिया तो जो अंदर टूरिस्ट मौजूद थे वो चीते को देख के इस कदर खौफजदा हुए हैं कि उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, डरना शुरू कर दिया है। और चीता साहब जो है वो बाज नहीं आ रहे, वो जैसे उनकी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं उनकी आवाज़ों से, और इस कदर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं कि वो मज़ीद गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं। और अंदर बैठे वाले जो लोग हैं वो इस कदर डरे हुए हैं। गाड़ी का जो पिछला बम्पर है ना, जो वहाँ के किंग साहब हैं, वहाँ के जो बादशाह साहब हैं, चीता साहब, वो उसको अपने दांतों से खींच रहे हैं और जो लोग अंदर टूरिस्ट बैठे हुए हैं वो शदीद डरे हुए हैं उन्होंने। और चीता साहब ने अपनी पूरी बाकायदा तौर पे पूरी ताकत का मुजाहिरा किया और बताया है कि यस मैं हूँ इस जंगल का बादशाह और आप यहाँ पे मेरी परमिशन के बगैर क्या कर रहे हैं। ये इस वक्त तो हंसी आ रही है। आप ये सोचिए जो उस वक्त उस गाड़ी में लोग मौजूद थे वो किस कदर डरे होंगे। वो इस कदर डरे हुए थे कि उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। और ये वीडियो में भी बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई। अक्सर सफारी पार्क्स जो होते हैं वहाँ के बहुत से अगर ओवरऑल बात की जाए, बहुत से दुनिया में बहुत से वाकयात ऐसे हुए हैं, बहुत से लोगों की जानें गई हैं, क्योंकि ज़रा से लापरवाही आपकी जान भी ले लेती है। क्योंकि जाहिर है ये एक जानवर है, डेंजरस है, उसे आपको खौफ आना भी चाहिए। और फिर इस तरह का जानवर हो जो आपसे इतनी दोस्ती कर ले कि आपकी गाड़ी को धक्का लगाना शुरू कर दे बगैर आपके कहे, तो आपकी उस वक्त क्या सिचुएशन होगी। लिटरली आपका सांस जो है वो बंद हो जाएगा ये सोच के कि जनाब जो चीता है वो आ रहे और गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं, महसूस हो रहे हैं बाकायदा आपकी चीखों से, आपकी आवाज़ों से। और जो अंदर बैठे लोग हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे बाहर निकल कर कहेंगे बस ठीक है हमें ज़रूरत नहीं है, ना लगाइए धक्का, हमारे पास पेट्रोल मौजूद है। बेशक पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी में मौजूद है, हम लोग जा सकते हैं घर पे। आप देख सकते हैं ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि जनाब थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। ये हमारे हमसाया मुल्क में कर्नाटक का नेशनल पार्क है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया। और अल्लाह का शुक्र है कि ये जो टूरिस्ट थे, जो सयाह थे, वो खैरियत से, उनको कोई मसला नहीं हुआ। बस ये एक वीडियो जो है वो सामने आ गई। तो जनाब एक और हमारे पास स्टोरी है बरतानिया की, जहाँ पे पाकिस्तानी नयाद एक ख़ानदान है, सूरजमुखी ख़ानदान इनको कहा जाता है। और इन्होंने इस ख़ानदान ने अनोखा जो आलमी रिकॉर्ड है वो बना लिया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम लिखा गया है। ये जो बहन भाई हैं इनके तो जो तादाद है वो 6 हैं। इनके माँ बाप जो हैं जनाब उनको इंक्लूड करके ये कोई है 6, 7, 8 लोग हैं। और इनको सूरजमुखी का ख़ानदान कहा गया है। और ये जब पैदा हुए थे तो इनकी जो रंगत है और जो इनके बाल है, जो आंखों का कलर है वो मुख्तलिफ है। और वाज़ेह रही जो सूरजमुखी का एक मरूसी कैफियत है जिसमें खाल, बाल और आंखों की जो होती है कलर होता है, मखसूस कलर देने वाला कुदरती मादा होता है। और मुतासरा जो अफराद होते हैं उनका चेहरा और बाल जो होता है पैदाइशी तौर पर इंतहाई सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं। और पहले तो इनके जो ख़ानदान के लोग हैं वो ये कहा करते थे कि जनाब हमें बड़ी एम्बैरस होती है, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं इनके जो बच्चे थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो जनाब ये यूज टू हो गए, तो इन्हीं की एक बच्ची ने ये फैसला किया कि हम अपनी जो एक रिक्वेस्ट है वो वर्ल्ड गिनीज बुक को भेजते हैं और उसके बाद अपना नाम जो है वो गिनीज बुक में लिखवाते हैं। क्योंकि ये पहला ख़ानदान है जिसमें सूरजमुखी इनको ख़ानदान का नाम दिया गया है, जिनमें इनके बाल, इनकी आंखों का कलर मुख्तलिफ है। और ये पाकिस्तानी नयाद है और बरतानिया में इस वक्त मौजूद हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदों ने भी तस्दीक कर दिया है कि जनाब सूरजमुखी बहन भाइयों की सबसे बड़ी तादाद वाला ख़ानदान है ये वाला। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। ये तमाम बहन भाई जो हैं शादीशुदा हैं लेकिन इनके बच्चों में से कोई भी सूरजमुखी जो है सनफ्लावर जैसी उनकी कैफियत या मरूसी ये कैफियत
जो है वो नहीं है। मतलब उनके अपने बहन भाइयों में, उनके पेरेंट्स में ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अब जो बहन भाई शादीशुदा हो गए 6, उनमें से किसी की भी ये वाली कंडीशन नहीं है, मतलब ये वाली कैफियत नहीं है। और उसके अलावा अगर बात की जाए जनाब, अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने एक बड़ा खूबसूरत सा जोड़ा पहना हुआ है, ब्लैक कलर का। ये वेलवेट का खूबसूरत जोड़ा जो है मैंने आज पहना है नताशा खान का, और इन्होंने ये खूबसूरत जोड़ा डिज़ाइन किया है विंटर के हिसाब से। पर्सनली अक्सर हम लोग जब एंकर्स किसी डिज़ाइनर का ड्रेस पहनते हैं तो हम बड़ी आराम से कह देते हैं कि ड्रेस बाय नताशा खान, ड्रेस बाय फला 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 फला। लेकिन ट्रस्ट मी, जो मैंने आज ये जोड़ा वेयर किया, जिसके स्लीव्स में भी इतना खूबसूरत डिज़ाइन है, इसके जो गले पे, इसके नेक पे इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इस जोड़े की सबसे बड़ी खासियत क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये इतना कंफर्टेबल है, मैं आपको बता नहीं पाऊंगी कि इस कदर कंफर्टेबल जोड़ा मैंने ना पहले नहीं पहना इस शो में। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़, आप शूज़ बाय करें या आप अब जोड़ा ले, तो जब तक आप उसको अच्छे से कैरी नहीं करते या आपको वो कंफर्टेबल नहीं होता तो आपको मज़ा नहीं आ रहा होता। तो जनाब नताशा खान का पेज भी है, आप उन पर भी जाके चेक कर सकते हैं। PFDC में भी इनका रैक है, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। और इनके जो विंटर डिज़ाइन है वो इस कदर खूबसूरत है, गाउन इतने ज़बरदस्त आए जिसमें आप इतने एलिगेंट लग रहे होते हैं। इनके कट्स स्पेशली बड़े ही जबरदस्त है। ऑफ कोर्स अगर मैं ड्रेस की इतनी तारीफ करी हूँ इसलिए भी करी हूँ क्योंकि मैंने इस वक्त वेयर भी किया हुआ है और मैं इतना कंफर्टेबल हो के आपके सामने शो भी करी, एंजॉय भी कर रही हूँ साथ साथ। और क्योंकि अगर आपका जोड़ा इतना खूबसूरत हो और आप जब उसको कैरी करते हैं, पहनते हैं, तो आप कंफर्टेबल ही नहीं, आप अच्छे से चल ही नहीं पा रहे, आप अच्छे से बात ही नहीं कर रहे, आप स्टैचू से बन के बैठ गए कि भाई मेरे जोड़े का ये मसला हो जाएगा, इसका जो स्लीव्स हैं वो ऐसी हो जाएंगे, इसकी फिटिंग ऐसी हो जाएगी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, काफ़ी इंतहाई जो कंफर्टेबल जोड़ा है वो मैंने वेयर किया हुआ है नताशा खान का। और इनकी सबसे जो अच्छा मुझे लगा इनके जोड़े में वो एक चीज़ है जनाब, इनके जो स्लीव्स हैं वो इस कदर स्टाइलिश और खूबसूरत है, बटन भी लगे हुए हैं और ये वैसे पहन के भी बहुत एलिगेंट लग रहा है। ये एक काफ्तान के स्टाइल में है, पोंचू है क्योंकि मेरा मैं बैठी हुई हूँ इस वक्त, आपको दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन हाँ आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं जब पिक्चर्स अपलोड की जाएगी नताशा खान के पेज पे भी और मेरे ऑफकोर्स पेज पे भी, उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जोड़ा है। और वैसे भी जब शादियों का सीजन आता है तो स्पेशल हम लोग ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि हमें जो है ना वेलवेट वेयर करनी है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता कि वेलवेट को हम किस तरह से वेयर करें, किस तरह से लेके चलें। तो इनके जोड़े में ये खासियत, सारी खासियत, खुसूसियात जितनी भी है ना ये मौजूद है, जो मैंने बोला है वो सब कुछ इसमें मौजूद है। इसके अलावा आज हम उनसे मुलाकात भी कराएंगे और मुलाकात करवाने के साथ साथ हम उनके डिज़ाइन के हवाले से पूछेंगे भी कि कौन कौन से कलर इन है और उनकी कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं और किस तरह से, क्या ये उनसे भी पूछे बगैर, मतलब उनसे पूछ के क्या आप अपनी मर्जी से भी कुछ डिज़ाइन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, यकीनन इस हवाले से भी बात करेंगे। तो जनाब एक और स्टोरी मेरे पास मौजूद है क्योंकि मैंने ड्रेस के हवाले से आपको बताना था और ड्रेस के साथ साथ इस डिज़ाइनर से मुलाकात भी कराएंगे, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद। अभी एक स्टोरी है हमारे पास जी, फ्रांस का 132 टन वजनी पत्थर जिसे आप बाआसानी हिला सकते हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि 132 टन वजनी पत्थर है लेकिन आप उसको मूव कर सकते हैं। फ्रांस का मशहूर लोगान पत्थर 132 टन वजनी है और इसे आम फर्द भी से हिला सकता है, मूव कर सकता है। भाई कैसे मूव कर सकता है इतना वजनी। और ये जंगल में रंग बिरंगी चट्टानों से भरा हुआ है, लातादाद इसमें अजूबे मौजूद हैं। यहाँ 132 टन वजनी और 7 मीटर तवील पत्थर ऐसा भी है जो व्हीकल है लेकिन अकेला शख्स भी इसे हिला सकता है। इस पत्थर को जुम्बिश देने का दुरुस्त मकाम मालूम होना चाहिए कि इस जो ये पत्थर है इस पर किस तरह से आपको उसको धक्का देना चाहिए या किस तरह से आपको इसको जुम्बिश देनी चाहिए जिससे आसानी से ये हिल सकता है। अच्छा, ये पत्थर जो नीचे से तंग है और ऊपर से कदरे वसी है, इस पत्थर का दूसरा नाम लोगान पत्थर भी है। जो लोग भी इसे हिलाते हैं वो खुद को बहुत ताकतवर तस्वर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस पत्थर की ऊंचाई इंसान से भी बुलंद है और इसके नीचे हिस्से में दोनों हाथों से इसे उठाए तो ये वाज़े तौर पे हिलता है, जिसे ऊपर की वीडियो भी जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, ये बाकायदा तौर पे हिल भी रहा होता है। लेकिन आप अगर पत्थर का साइज देखें, इस कदर बड़ा साइज है और इस कदर ह्यूज ये लग रहा है, उसके बावजूद भी इसको आप आसानी से हिला सकते हैं। लेकिन जो हिलाने वाले लोग हैं उनको अंदाजा होना चाहिए कि किस तरह से इसको मूव करना है, किस तरह से इसको धक्का लगाना था। ये थी एक मजे की स्टोरी, फ्रांस में थी। 132 टन वजनी पत्थर, आप खुद सोचे ना इंसान कितना अपने आप को ताकतवर फील कर रहा होगा कि जनाब 132 टन पत्थर जो था उसको मैंने हिलाया है। और आप एक बार उस शख्स को जरूर देखेंगे कि वाओ इतना वजनी पत्थर कैसे आपने हिला दिया था। जनाब नताशा साहिबा के हवाले से मैंने उनके डिजाइन किए हुए जोड़े के बारे में आपको बताया, लेकिन अभी आपसे जल्दी उनकी मुलाकात भी कराते हैं। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे देखते देगा पाकिस्तान के साथ।